यूएस ईरान के बीच की फाइटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, लेकिन उनका एमओयू लार्जली होल्ड कर रहा है। अब इसका असर ये हुआ है कि क्रूड ऑयल, जिसका इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, अब कूल होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मार्केट्स कहीं नहीं गए हैं, एकदम फ्लैट रहे हैं। हमारा लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस में हमने ये देखा कि वॉर होने के बावजूद ग्रोथ का मोमेंटम बिल्कुल नहीं रुका है। तो क्या इस सब का मतलब यह है कि आने वाले महीनों में इंडियन मार्केट एकदम से एक्सप्लोड करने वाली है? और क्या ये सही टाइम है मार्केट पर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने का? ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि इस वक्त मार्केट की वैल्यूएशंस क्या है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं वैल्यूएशंस का पूरा एनालिसिस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे रेगुलर इन्वेस्टर्स जानते हैं, हम टाइम टू टाइम मार्केट वैल्यूएशंस को असेस करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। ये वीडियो इसी सीरीज का लेटेस्ट पार्ट है। आज हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से मार्केट वैल्यूएशंस को इवैल्यूएट करेंगे और फिर आपके सामने एक एग्रीगेटेड यानी एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मैट्रिक के साथ, जो है डिस्काउंट टू प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशो। वैसे तो ये नॉर्मल है कि जब भी मार्केट वैल्यूएशंस की बात हो तो सबसे पहले क्लासिक प्राइस टू अर्निंग्स यानी पी रेशियो को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम वैल्यूएशन मेट्रिक है। लेकिन हम इस वीडियो में पी को उसके ट्रेडिशनल फॉर्म में यूज नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे साइक्लिकली एडजस्टेड पीई यानी केप रेशियो की, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब हम पी रेशियो को यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से अर्निंग्स पर डिपेंड करता है और अर्निंग्स बहुत वॉलेटाइल हो सकती हैं। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो अर्निंग्स एक साथ एक्सप्लोड हो सकती हैं, और जब स्लो डाउन हो या रिसेशन हो तो बहुत तेजी से नीचे भी आ सकती हैं, और इसी वजह से मार्केट की पूरी वैल्यूएशन पिक्चर थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा अर्निंग्स पे कई बार नॉन ऑपरेटिंग फैक्टर्स का भी असर पड़ता है, इसलिए ये हमेशा बिजनेस ग्रोथ का एक एक्यूरेट पिक्चर नहीं देती। अब दूसरी तरफ बुक वैल्यू या नेटवर्थ अर्निंग्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम यहाँ प्राइस टू बुक यानी पीवी रेशो को यूज करेंगे। पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले पिछले 10 सालों में बीएसई 500 इंडेक्स की एग्रीगेट वैल्यूएशंस को देखते हैं, उसके 5 ईयर डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से। 5 ईयर डेली मूविंग पीवी का मतलब है पिछले 5 सालों का पीवी रेशोज को रोलिंग रिटर्न्स का एवरेज। ये मार्केट की डेली वॉटिलिटी को स्मूथ कर देता है, जिससे हमें मार्केट का एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ट्रेंड समझने को मिलता है। क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट उसके अपने ही 5 ईयर एवरेज से कंपेयर किया जाता है, इसलिए एक स्टैटिक एवरेज नहीं, मीडियन फिगर के मुकाबले काफी बेहतर मेट्रिक है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो जब आज का पीबी एवरेज से ऊपर होता है तो मार्केट एक्सपेंसिव होता है, और जब ये एवरेज से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने 5 साल की हिस्ट्री के मुकाबले बेटर वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। लेकिन हमने अब 5 साल का पीरियड ही क्यों चुना है? देखिए, एक पूरा मार्केट साइकिल को कवर करने के लिए 5 साल का टाइम काफ़ी होता है, और उसलिए ये किसी 3 और 1 ईयर पीरियड से काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ये भी इंश्योर करता है कि हमारे पास एक लॉन्गर पीरियड के मुकाबले काफ़ी सफिशिएंट डेटा पॉइंट्स हो। अब अगर हम नंबर्स पे बात करें तो इस वक्त पी 500 का पीवी 4.34 पर चल रहा है, जबकि इसका 5 ईयर एवरेज 3.69 है। ये लगभग 18% का प्रीमियम है, जो साफ दिखाता है कि मार्केट एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम इसको थोड़े और क्लोजली देखें तो एक दो मौकों को छोड़कर चार्ट हमेशा एक प्रीमियम पर ही रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंडिया जैसे एक ग्रोथ इकोनॉमी में करंट वैल्यूएशंस अक्सर पिछले एवरेज के मुकाबले एक प्रीमियम पर ही मिलेंगी। इसके अलावा वैल्यूएशंस पिछले एवरेज से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती हैं कि फ्यूचर ग्रोथ कैसी होने वाली है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशंस के हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे गिरने का वेट करना शायद थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश हो या डीप करेक्शन आए। इसलिए एक बेटर आइडिया ये होगा कि हम सिर्फ डिस्काउंट का वेट करने के बजाय मार्केट के ट्रेंड और वैल्यूएशंस प्रीमियम के कम होने पर फोकस करें। अब भी जो लगभग 18% का प्रीमियम है वो एवरेज प्रीमियम के आसपास ही है, और मैक्सिमम प्रीमियम के आधे से भी काफ़ी कम है। तो अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वक्त मार्केट का वैल्यूएशंस काफ़ी फेयर लग रहा है। लेकिन गहराई से समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम अलग अलग मार्केट कैप्स का वैल्यूएशन भी चेक करें। तो चलिए देखते हैं कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप्स में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप्स की, जिसे यहाँ बीएससी 100 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त 4.04 के पीवी के साथ लार्ज कैप अपने 5 ईयर डीएमए के मुकाबले 9% प्रीमियम पर है। लेकिन अगर हम लगभग 16% के एवरेज प्रीमियम से कंपेयर करें तो ये उससे काफ़ी कम है, और अपने 35% के पीक प्रीमियम से तो बहुत ही ज़्यादा कम है।
अब बात करते हैं मिड कैप्स की, जैसे यहाँ BSE 150 मिड कैप इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त मिड कैप्स का पीबी 5.58 पर चल रहा है, जब इसका 5 ईयर एवरेज 3.91 है। ये एब्सोल्यूट टर्म में 43% का एक मैसिव प्रीमियम है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री का 33% का एवरेज प्रीमियम से कंपेयर करें तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये अपने 69% के पीक प्रीमियम से भी नीचे चल रहा है। तो अगर हम 5 ईयर मूविंग एवरेज का डिफरेंस देखें या फिर हिस्टोरिकल एवरेज प्रीमियम देखें, दोनों में मिड कैप इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप्स की, जिसे यहाँ बेसिक 250 स्मॉल कैप इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त स्मॉल कैप्स का पीबी 4.24 पर चल रहा है, जबकि इसका 5 ईयर एवरेज 3.19 है। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में 33% का प्रीमियम है। अब अगर इसके 37% के एवरेज प्रीमियम से कंपेयर करें तो स्मॉल कैप्स असल में थोड़े सस्ते चल रहे हैं, और अपने मैक्सिमम प्रीमियम के कंपैरेटिवली इनका अभी का प्रीमियम 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल भले ही मार्केट एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सपेंसिव लग रही हो, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल प्रीमियम से कंपेयर करें तो पूरा मार्केट इस वक्त काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। तो मार्केट कैप्स के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स इस वक्त एक वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप्स एब्सोल्युटली और रिलेटिवली दोनों में एक्सपेंसिव बने हुए हैं। चलिए अब चलते हैं अगले वैल्यूएशन मेट्रिक पे। जैसे कि हमने पहले बात करी थी, पी रेशो की जगह हम यूज करेंगे साइक्लिकली एडजस्टेड पीई यानी केप रेशो की। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये क्लासिक पी रेशो के मुकाबले एक बेटर मेट्रिक कैसे है। क्लासिक पी रेशो में सिर्फ पिछले 1 साल की अर्निंग्स को यूज किया जाता है। दूसरी तरफ केप रेशो एक लॉन्गर पीरियड जैसे कि 10 सालों की इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स को यूज करता है। इससे मार्केट की एक काफी बेटर और क्लियर वैल्यूएशन पिक्चर सामने आती है। केप रेशो को शिलर पी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1988 में प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर ने इंट्रोड्यूस किया था। अहमदाबाद के जोशी जेकब और अंजन राजू ने 5, 7 और 10 साल के बिजनेस साइकिल्स के बेसिस पर निफ्टी 500 का केप रेशो कैलकुलेट किया है। तो चलिए देखते हैं कि 10 साल की इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स पर बेस्ड निफ्टी 500 का केप रेशो इस वक्त अपने 5 ईयर मंथली मूविंग एवरेज के मुकाबले कहां स्टैंड करता है। अगर नंबर्स को देखें तो इस वक्त निफ्टी 500 के केप 36.3 चल रहा है, जबकि इसका 5 ईयर एवरेज 38.6 है। ये लगभग 6% का डिस्काउंट है। तो ये दिखाता है कि मार्केट इस वक्त हल्का सा अंडर प्राइस है, यानी अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। और हम अगर यही चीज़ 5 साल की इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स पर बेस्ड केप के साथ चेक करें तो ये डिस्काउंट और भी ज़्यादा, यानी प्योर 22% हो जाता है। सो केप का ये एनालिसिस दिखाता है कि इस वक्त मार्केट्स में अंडर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है वो केप रेशो के बेसिस पर मार्केट वैल्यूएशंस को समराइज करती है। इसके साथ ही चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले मैट्रिक पर। मार्केट कैप को जीडीपी रेशो का बफे इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि वॉरेन बफे पर्सनली इस वैल्यूएशन मेट्रिक को काफी पसंद करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सभी लिस्टेड कंपनीज के टोटल मार्केट कैप टू कंट्री की जीडीपी से डिवाइड किया जाता है। अगर एब्सोल्यूट टर्म से बात करें तो जब सभी लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा होती है तो मार्केट को ओवर वैल्यूड माना जाता है, और इसके ऑपोजिट होने पर मार्केट अंडर वैल्यूड होता है। अब सभी लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैप के लिए हमने बीएससी को बताया हुआ डेटा यूज करेंगे। क्योंकि ये डेटा में 2021 से अवेलेबल है, तो चलिए तब से लेकर तब तक का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो चेक करते हैं। इस वक्त इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 134% पर स्टैंड करता है, जिसका मतलब है कि लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैप देश की जीडीपी से भी ज्यादा है, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है एक और वैल्यूएशन की तरफ। लेकिन अगर हम चार्ट को देखें तो ये इस पूरे टाइम के दौरान ज्यादातर 100% से ऊपर ही रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप आमतौर पर जीडीपी से अभी तक ज्यादा ही रहा है। तो सिर्फ इससे एब्सोल्यूट लेवल्स को देखने से शायद फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए चलिए देखते हैं इसके 3 ईयर डेली मूविंग एवरेज के साथ भी कंपेयर करके। हम यहाँ 5 ईयर डेली मूविंग एवरेज को यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 साल का पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। और जब हमने इसको 3 ईयर डीएमए से कंपेयर किया तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 4% ऊपर चल रही है, यानी वैल्यूएशंस लगभग एवरेज के आसपास ही हैं। लेकिन मार्केट कैप टू जीडीपी आमतौर पर एक प्रीमियम पर ही रहता है, इसलिए इसकी रिलेटिव पिक्चर को देखना भी ज़रूरी है। अगर इसको पिछले 16% के एवरेज हिस्टोरिकल प्रीमियम से कंपेयर करें तो ये 4% के प्रीमियम कुछ भी नहीं है, और ये अपने 31% के पीक प्रीमियम से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो रिलेटिव टर्म्स में देखें तो मार्केट इस वक्त बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी क्लासिक इंटरप्रिटेशन को ही प्रेफर करते हैं तो फिर मार्केट एक्सपेंसिव है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने लास्ट मेट्रिक पर। बियर रेशो को कैलकुलेट करने के लिए किसी बॉन्ड की यील्ड या उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मार्केट के अर्निंग्स से डिवाइड किया जाता है। अब अगर अर्निंग्स यील्ड की बात करें तो पी रेशो का एकदम ऑपोजिट होता है।
इसको आसान भाषा में समझें तो अगर शेयर मार्केट एक बॉन्ड है तो अर्निंग्स यील्ड आपको बताता है कि आपको उससे कितना रिटर्न मिलेगा। इसीलिए बॉन्ड यील्ड को मार्केट के अर्निंग्स यील्ड से डिवाइड करके कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर बियर एक से कम होता है तो इसका मतलब है कि उस टाइम स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ हमने मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए BSE 500 और बॉन्ड यील्ड्स के लिए हमने 10 ईयर जीसेक यील्ड यूज़ की है। इस वक्त बियर रेशो 1.42 पर स्टैंड करता है, जो एक बताता है कि मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं। लेकिन जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पिछले 10 सालों के मंथली डेटा पॉइंट्स के हिसाब से ये रेशो कभी भी एक से नीचे नहीं गया है। इसलिए चलिए एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस के बजाय इसके रिलेटिव वैल्यूएशंस को भी चेक करके देख लेते हैं। इसके लिए हम बियर रेशो को उसकी 5 ईयर मंथली मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे। इस वक्त का करंट बियर रेशो 1.42 है, जो उसके 5 ईयर मंथली मूविंग एवरेज यानी 1.65 से नीचे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव टर्म्स में देखें तो स्टॉक्स इस वक्त बेटर लेवल्स पर अवेलेबल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे पीरियड के दौरान बियर रेशो ज़्यादातर इस एवरेज से नीचे ही रहा है। इसे चलिए इस डिस्काउंट को पिछले हिस्टोरिकल डिस्काउंट के साथ कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। इस वक्त का करंट डिस्काउंट इसके 5% के एवरेज डिस्काउंट से ज़्यादा है। तो रिलेटिव टर्म्स में देखें तो स्टॉक सस्ते हैं, हालांकि क्लासिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये एक्सपेंसिव हैं। चलिए इस वीडियो की पूरी फाइंडिंग्स को कंक्लूडिंग सेक्शन में समराइज करते हैं। वैल्यूएशन एक थोड़ा ट्रिकी बिजनेस है। जैसे कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक वैसे ही वैल्यूएशंस भी इन्वेस्टर के नज़रिए पर डिपेंड करती हैं। इसलिए आप किस पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं और कौन से मेट्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस कम या ज़्यादा लग सकती हैं। इस वीडियो में हमने 4 क्लासिक वैल्यूएशन मेट्रिक को यूज़ किया है। अब अगर आप इन्हें एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहे हैं या रिलेटिव टर्म्स में, इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिकेटर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो केप रेशो को छोड़कर बाकी सारे इंडिकेटर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव है। लेकिन रिलेटिव टर्म्स में जब आप ये पूछते हैं कि मार्केट कितना एक्सपेंसिव है, तो पूरी पिक्चर बदल जाती है। रिलेटिव टर्म्स में लगभग सारे मैट्रिक्स अब यही दिखा रहे हैं कि मार्केट या तो फेयरली वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। I'll be back soon with another video. Till then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.